हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सबका फिर से हमारे इस चैनल लर्न एंड शेयर पे। तो आपकी जीत पे आप लोगों के लिए एक और नया वीडियो लेकर आए हैं। हम पढ़ रहे हैं बेटा चैप्टर नंबर 4, उसका ये है लेसन नंबर 3। इससे पहले 2 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, तो किसी ने अगर नहीं देखे हैं तो पहले हो जाके देख लीजिएगा, ठीक है। तो हम पढ़ रहे हैं समतल में गति यानी मोशन इन प्लेन के अंदर। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए एक छोटी सी इंफॉर्मेशन, ये हमारा लर्न एंड शेयर एक ऐप है। अगर आप लोगों ने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपको नोट्स चाहिए या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें उसमें अवेलेबल हैं, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इन कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल कर सकते हो, ठीक है ना। चलो तो फिर अपन चलते हैं आगे हमारे टॉपिक पे। टॉपिक है हमारा समानांतर चतुर्भुज का नियम। हम लास्ट क्लास में ऑलरेडी बात कर चुके हैं 2 नियमों के बारे में, त्रिभुज का नियम और बहुभुज का नियम। ये दोनों किसके नियम है? सदिश के योग के नियम है। मतलब हम वेक्टरों को, सदिशों को कैसे जोड़ते हैं, किन नियमों द्वारा जोड़ते हैं, तो उनको ही अपन बोलते हैं सदिश योग के नियम। अच्छा, मैं थोड़ी सी अपनी पुरानी फर्स्ट लेसन वाली बात कोरिलेट यहाँ पे कर दूं। मैंने आपको बोला था सदिश क्या होते हैं? जो सदिशों के योग के नियम की पालना करते हैं। तो वो सदिश के योग के नियम एक्चुअली वही है जो हम पढ़ रहे हैं, त्रिभुज का नियम, बहुभुज का नियम और समानांतर चतुर्भुज का नियम। तो मैंने आपको बोला था ना कि विद्युत धारा जो होती है कोई सदिश राशि नहीं है। क्यों? दिशा भी है, परिमाण भी है, लेकिन वो सदिश योग के नियम की पालना नहीं कर रही, ठीक है। तो वो सदिश योग के नियम कौन है? ये, ठीक है ना। ये और जो पहले अपने त्रिभुज और बहुभुज पढ़ा था वो वाले नियम, इसलिए वो एक सदिश राशि नहीं है। तो यहाँ पे आपको कुछ स्पेशल बहुत इंटरेस्टिंग सी डायग्राम दिख रहे होंगे, तो इन्हीं के बारे में एक्चुअली आज अपने को बात करनी है। तो हमारा पूरा लेसन जो है वो इसके ऊपर ही बेस्ड है। और मैं आपको बता दूं, पूरी लेक्चर सीरीज का सबसे इंपॉर्टेंट लेसन यही है, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप आगे जाओगे, मतलब जब हम कोई भी सदिश राशि पढ़ेंगे, चाहे बल पढ़ेंगे या आगे जो भी संवेग पढ़ेंगे, जो भी पढ़ेंगे, बहुत सारी राशियां हैं, मैं आपको नाम बताऊंगा तो आदि तो आपके ऊपर से चली जाएगी। तो जब पढ़ेंगे, जब के बारे में बात करेंगे, तो उन सब के अंदर परिमाण निकालने के लिए, दिशा निकालने के लिए हमारा ये टॉपिक बहुत काम आने वाला है, ठीक है। तो प्लीज फोकस्ड होकर इस टॉपिक को देखना, और अगर एक बार भी ना समझ आए तो दूसरी बार भी वीडियो देख डालना, लेकिन बहुत अच्छे से कर लेना इस टॉपिक को, ठीक है। चलो तो फिर अपन स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहले समानांतर चतुर्भुज का नियम क्या है? जैसे हमने त्रिभुज का नियम पढ़ा था कि भाई त्रिभुज की 2 भुजाओं को अगर 2 सदिश व्यक्त करें किसी क्रमागत दिशा के अंदर, तो उसको बंद करने वाली जो भुजा होती है, जो अपोजिट डायरेक्शन में आती है, ठीक है ना, विपरीत दिशा के अंदर, उसके परिणामी को व्यक्त करती है। वैसे यहाँ पे भी सेम ऐसे ही लॉ है। देखो क्या लिखा है, 2 अशून्य सदिशों को एक समानांतर चतुर्भुज की 2 आसन मतलब पास पास वाली, जिनका पॉइंट, ओरिजिन पॉइंट सेम हो ना, एक के बाद एक। जैसे समानांतर चतुर्भुज आप सब जानते हो, समानांतर चतुर्भुज आप सब जानते हो कि उसमें 4 भुजाएं होती है ना। तो आसन्न भुजाओं का मतलब है अगर आपने ये वाली भुजा ली है तो इसके बाद ये या ये लेनी पड़ेगी, ठीक है ना, पास पास वाली। तो आसन्न भुजाओं में निरूपित किया जाए तो उनके उभयनिष्ठ ने प्रतिच्छेद बिंदु से गुजरने वाला जो विकर्ण होता है वो उनके परिणामी सदिश को व्यक्त करता है। बहुत अच्छे से समझना है क्या बोल रहा हूं। मान लो एक समानांतर चतुर्भुज है, मैं थोड़ा इसका कलर चेंज कर देता हूँ क्योंकि ये रियलिटी में बहुत गंदा लग रहा है। तो यहाँ पे बना हुआ ही है हमारे पास, तो अपन ये भी यूज कर सकते हैं। तो देखो 2 सदिश हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, वो समानांतर चतुर्भुज की 2 आसन्न भुजाओं को व्यक्त कर रहे हैं और एक ही बिंदु से ओरिजिनेट हो रहे हैं, एक ही बिंदु से प्रारंभ हो रहे हैं, यानी ये मतलब एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, सह प्रारंभिक सदिश है। तो अगर 2 सदिश हमारे समानांतर चतुर्भुज की 2 भुजाओं को व्यक्त करें, आसन्न भुजाओं को, तब उनके प्रतिच्छेद बिंदु से, यानी जहां पे वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उस पॉइंट से जो विकर्ण बनेगा हमारा किसका? समानांतर चतुर्भुज का, वो उसके परिणामी को बताएगा, ठीक है। तो सिंपल सा लॉ है, समानांतर चतुर्भुज की 4 भुजाएं होती हैं, उसमें से कोई भी 2 भुजाएं आप ले लो, आसन्न भुजा होनी चाहिए, पास पास होनी चाहिए, और 2 वेक्टर आप उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग बना दो, तो उनका जो परिणामी है वो किसको बताएगा? विकर्ण को। उसकी विकर्ण की दिशा, उसकी लेंथ यानी लंबाई, उसके परिमाण और दिशा को बताएंगे। जैसे कि इसका और इसका परिणामी है, देखो इसकी डायरेक्शन बनी हुई है ना, बहुत छोटा दिख रहा होगा पर बनाया हमने। तो ये इधर डायरेक्शन में एक वेक्टर है, ये रहा, ये दूसरी डायरेक्शन में एक वेक्टर है, तो इनका परिणामी हम विकर्ण वाली जो भुजा है वो उसके परिणामी को बताती है। लेंथ उसका मैग्नीट्यूड यानी परिमाण हो गया, और उसका जो डायरेक्शन है वो परिणामी के डायरेक्शन को यानी उसकी दिशा को बताएगा। आई होप इतनी बात सबको क्लियर हो गई होगी। तो अगर हमें डेफिनेशन क्लियर हो गई है तो फिर अपन आ सकते हैं डेरिवेशन पे, ठीक है। इसका डेरिवेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके बोर्ड स्कूल का जो एग्जाम होता है उसमें ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है। मतलब हर कोई भी पेपर बना रहा है ना, अगर थ्योरेटिकल पेपर बना रहा है तो थ्योरेटिकल पेपर में ये क्वेश्चन तो पक्का देगा ही देगा। मैं खुद भी बनाता हूँ तो भी देता ही हूँ।
तो कोई भी अगर बना रहा है पेपर तो ये तो मान लो आप 101% क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। और बाकी आगे वाले टॉपिक्स के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। तो देखो सबसे पहले अपन समझते हैं डेरिवेशन करना कैसे। हमें करना क्या है, हमें इसकी लंबाई चाहिए, किसकी, इस आर की, ठीक है ना। तो मैं इनको कुछ नाम दे देता हूँ। तो देखो ये ओ है मान लो, ये पी है, ये क्यू है और ये आर है। तो ओपी ए वेक्टर के परिमाण को बता रहा है, ओ आर बी वेक्टर के परिमाण को बता रहा है। परिमाण मतलब उसकी मैग्नीट्यूड को, सिर्फ उसके मान को, दिशा से कोई मतलब नहीं है हमें। तो सिर्फ मैं ओपी के बारे में बात करूंगा तो उसके परिमाण को बता रहा है। मतलब ओपी की जो लेंथ है वो किसको बताएगी, ए के परिमाण को। परिमाण मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, कुछ इस तरीके से निकालते हैं। यहाँ शॉर्ट में हम सिर्फ इसे ए लिख देते हैं, मतलब जो न्यूमेरिकल वैल्यू मेरी, जैसे मैंने बोला 5 न्यूटन का बल लग रहा है, यहाँ एक्स दिशा -x दिशा में 5 न्यूटन का बल लग रहा है, तो एक -x दिशा उसकी दिशा को बता रही है और 5 न्यूटन उसके परिमाण को, तो 5 न्यूटन ये ए हो गया, ठीक है ना। ऐसे जो हमारा दूसरी भुजा है कौन, ओ आर, वो बी के परिमाण को बता रहा है, यानी वो हो गया बी। शॉर्ट में अपन बी लिख देते हैं, मैंने आपको लास्ट क्लास में बोला था इतनी मेहनत हमसे होती नहीं है, ठीक है ना, आलसी आदमी हम। तो जो इसका परिमाण है उसको ए से लिख दिया और इसके परिमाण को अपन ने बी से लिख दिया। तो जो ये हमारा ओ क्यू है वो किसके, इनके परिणामी के परिमाण को बताएगा, मतलब आर वेक्टर के परिमाण को। तो परिमाण के लिए हम सीधा सीधा आर लिख देते हैं। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा गोल क्या है, हमें करना क्या है, इस आर का मान ज्ञात करना है, ठीक है ना। जबकि हमें सिर्फ 3 चीजें बताएं, ए बी और इनके मध्य बनने वाला कोण, बस। इसके अलावा तीसरी कोई चीज नहीं पता। मैं बोल रहा हूं 2 वस्तुओं पर बल लग रहा है, एक बल 2 न्यूटन का लग रहा है, एक बल 3 न्यूटन का लग रहा है और दोनों के बीच में 60 डिग्री का कोण है, तो आप मुझे बताइए परिणामी कहाँ होगा। तो 3 चीजें थी ना, 2 न्यूटन 5 न्यूटन, जो भी मैंने बोला मैं खुद भी भूल गया। तो 2 जो भी हमें मान दे रखे हैं वो, और एक उनके बीच का कोण 60 डिग्री, ठीक है। तो 3 चीजों के अलावा चौथी कोई चीज मुझे नहीं पता। तो मुझे ये रिजल्टेंट वेक्टर यानी परिणामी सदिश का मान और इसकी दिशा दोनों चाहिए, क्योंकि एक्चुअली तो है सदिश, सदिश में 2 चीजें होती हैं, परिमाण भी और दिशा भी। तो सबसे पहले अपन इसका परिमाण यानी इसकी लंबाई निकालेंगे, ठीक है। तो लंबाई निकालना कोई मुश्किल काम नहीं, बहुत आसान है। तो ध्यान से सोचिए, अगर मुझे इसकी लंबाई चाहिए और अगर ये किसी राइट एंगल ट्राइंगल में यानी एक समकोण त्रिभुज में आ रहा होता ना तो मेरा काम हो जाता। अगर ये किसी समकोण त्रिभुज में आ रहा होता तो मेरा काम हो जाता, तो मैं इसकी लंबाई आराम से निकाल देता, वही पाइथागोरस थ्योरम से। तो वही मैं ऐसा कुछ करने वाला हूं। तो मैं क्या करूंगा, इसको समकोण त्रिभुज में डालने के लिए मैं ओ से क्या करूंगा, ओपी पर एक लंब डालूंगा। मैं क्या करूंगा, ओ से ओपी पर एक लंब डालूंगा। अब आप सबको दिख रहा होगा ये अधिक कोण त्रिभुज है, ठीक है ना। देखो 90 से ज्यादा है ना इसका मान, अधिक कोण त्रिभुज है। तो अधिक कोण त्रिभुज में अगर किसी भी, आप सिर्फ इस त्रिभुज को कंसिडर करो, ओ पी क्यू, बस, और कुछ नहीं देखना, सिर्फ इस त्रिभुज को देखो। तो इस त्रिभुज में अधिक कोण तो है, तो हम क्या करेंगे, क्यू से ओपी पे एक लंब डालेंगे। अब क्योंकि अधिक कोण है इसलिए वो लंब जाएगा सीधा बाहर, ऐसे कुछ हमने लंब डाला तो देखो बाहर निकल गया। तो हम इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते, बढ़ा देते हैं। तो ये हमारे पास ओ पी क्यू आर, तो इसको एस नाम दे देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा 90 डिग्री हो गया। अब काम हो गया आधा। क्यों हो गया, क्योंकि ये देखो एक समकोण त्रिभुज में आ रहा है। क्या है वो समकोण त्रिभुज, ओ क्यू एस। ओ क्यू एस के अंदर ओ क्यू का मान आपको चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम, आधार नहीं पता, ऊंचाई नहीं पता। आधार में तो सिर्फ ओपी पता है जिसका मान ए के बराबर है, पीएस का मान नहीं पता, क्यूएस का मान नहीं पता। तो हमारा अब क्या निकालना है, हमें पीएस और क्यूएस। अगर ये 2 चीजें पता चल जाए तो हम इस बड़े वाले त्रिभुज में, इसमें ओ क्यू एस के अंदर पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। सिंपल सी मैथमेटिक्स से 10th क्लास वाली, ठीक है। तो वही करना है। तो ध्यान से सोचना, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आप सब जानते हो समानांतर होती है, क्योंकि समानांतर चतुर्भुज का नियम ही होता है कि अगर ये क्या बोलते हैं, मान लो ये जिस कोण पर है वो इसी कोण पर ही होगी, दोनों एक दूसरे के समानांतर ही होगी। तो अगर ये भी वेक्टर है तो ये भी भाई साहब भी वेक्टर ही होगी, ठीक है। ये वेक्टर है तो ये भाई साहब भी ये वेक्टर ही होगी। और ध्यान से सुनो, ये 2 समानांतर भुजाएं हैं और इसे एक तिर्यक रेखा कट करके जा रही है, तो उनके जो कोण होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। कौन से, संगत कोण। मैं आपको बताता हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ। ये शायद आप लोग 8th या 8th 9th के आसपास पढ़ते हो। तो ये तो देखो 2 समानांतर भुजाएं हैं, ये हो गए हमारे पास ओ आर, ये हमारे पास हो गई पी क्यू, दोनों समानांतर हैं। तो आप सबने पढ़ा है कि ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर होता है। इन कोणों को अपन बोलते हैं संगत कोण, इंग्लिश में इसको बोलते हैं अपन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है।
तो ये जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है संगत कौन है, आपस में बराबर है, इसीलिए ये थीटा है, तो ये भाई साहब भी हमारे थीटा ही होंगे। आई होप इतनी बात सबको समझ आ गई होगी। ठीक है, अभी मेरा ये कुछ फालतू का काम है, ये नहीं काम का, तो उसको हटाते हैं। ठीक है, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा हो गया। इसकी लंबाई बी के बराबर है ओ आर की, तो इसकी भी बी के बराबर है। तो देखो एक और समकोण त्रिभुज मिला, पी क्यू एस। पी क्यू एस में पी एस चाहिए और क्यू आर चाहिए, इसका मान निकालना है। तो देखो बहुत आसान, देखो इस त्रिभुज के बारे में बात कर रहा हूं मैं। इस त्रिभुज में ये हो गया पी, ये हो गया एस, ये हो गया हमारे पास क्यू, ये हमारे पास थीटा, और इसका मान कितना है बी। बस आधार चाहिए, लंब चाहिए, ये तो यार तुम 10th क्लास में पढ़ कर आए हो, निकालते हैं अभी इसका मान। ठीक है, देखो नेक्स्ट पेज पे, क्योंकि यहाँ पे हौच पौच हो जाएगा। तो ये सब डायग्राम शायग्राम मैंने पहले बना के मस्त रख लिया है। ठीक है, आपको प्रॉब्लम नहीं है, वैसे मैंने आपको बता दिया। तो हम उस त्रिभुज के बारे में बात कर रहे हैं। उस त्रिभुज के अंदर देखो, मैं उसी में बता दूं क्या, उसी में बता देता हूँ। चलो ब्लैक कलर, ठीक है, या चलो चेंज करते हैं डार्क ब्लू। तो ये बी है हमारा, मैंने आपको बताया, सिर्फ लंबाई से मतलब रखो, दिशा विशा का कोई काम नहीं, हमें सिर्फ लंबाई से मतलब है। तो ये बी है। तो अच्छा, इसमें नाम हमने कुछ और दिए हैं, तो ऐसा करते हैं हमारा ही बना लेते हैं, क्योंकि नाम में फिर प्रॉब्लम होगी। चलो तो हम बना लेते हैं वापस वही त्रिभुज जो भी अपन ने पीछे पढ़ा था। ये हमारा थीटा था, और क्या था, ये हमारा पी था, ये एस था, ये क्यू था, पी एस क्यू, और ये हमारा बी है। ये पूरी लंबाई पी क्यू की बी है। तो हमें आधार चाहिए। आधार और कर्ण में संबंध कौन देता है, कॉस थीटा। मुझे कैसे पता आधार है, थीटा के सामने वाला लंब होता है, 90 के सामने वाला कर्ण होता है, तो पी एस आधार ही बचा ना। तो देखो कॉस थीटा अगर मैं निकालूंगा तो वो आ जाएगा हमारे पास आधार यानी पी एस बटा लंब यानी पी क्यू के बराबर। यहाँ से देखो पी एस कितना है हमारे पास, पी क्यू कॉस थीटा। ठीक है, पी क्यू का मान कितना है हमारे पास, बी, हो गया हमारे पास बी कॉस थीटा, यानी पी एस यानी आधार हमारे पास आ गया पी एस कॉस थीटा। आई होप इतनी बात सबको क्लियर हो गई होगी। बहुत आसान सी चीज़ है, कोई बहुत बड़ा काम नहीं करा मैंने। ठीक है, इसके बाद अभी हमें चाहिए लंब यानी क्यू एस। अब क्यू एस का मान कैसे निकलेगा, सेम चीज, सेम बिल्कुल एज इट इज का एज इट इज। क्या करना है अपने को, छोटा सा काम, वही लंब और कर्ण कौन देता है संबंध, साइन थीटा। तो लगाओगे इस बार साइन थीटा। साइन थीटा किसके बराबर हुआ, लंब यानी क्यू एस बटा कर्ण यानी पी क्यू। तो देखो क्यू एस का मान पता नहीं सर, और पी एस पी क्यू का तो पता है, चलो पहले पी क्यू को उधर ले जाते हैं। तो पी क्यू साइन थीटा, तो पी क्यू देखो कितना हमारा, पी क्यू बी है, तो बी साइन थीटा, तो हमारा क्यू एस आ गया बी साइन थीटा। आई होप इतनी बात सबको क्लियर हो गई होगी। तो दो हमारे पास मान आ गए हैं, बी साइन थीटा और बी कॉस थीटा। तो इस त्रिभुज, ये जो समानांतर चतुर्भुज का ज्ञान था उसमें हमें और थोड़ा सा ज्ञान ऐड करना है। ये हमारे पास आया बी कॉस और ये हमारा बी साइन थीटा। आई होप इतनी बात सबको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब हम इस बड़े वाले त्रिभुज में ओ क्यू एस में जो हमारा पाइथागोरस थ्योरम है वो लगा सकते हैं। तो ओ क्यू एस देखे सब बच्चे, देखो कुछ ऐसा कहानी है। ये हो गया हमारा ओ, ये क्यू, ये एस, ये कुछ ऐसा था, हमारा बी था पूरा। ठीक है, इसको हमने पी नाम दिया था, है ना। तो ये सब कहानी है। इसमें ये ए है, ये आर है, ये हमारे पास बी कॉस थीटा है, और ये भाई साहब बी साइन थीटा है। ठीक है, सबको दिख रहा है। क्या करेंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, प्लस लगानी। ठीक है, अब ये ओ एस देखो किससे किससे बना है, ओ एस ओ पी प्लस पी एस से बना है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ओ एस किससे बना है, ओ पी प्लस पी एस। ओ पी क्या है, ए, और पी एस क्या है, बी कॉस थीटा। अरे चल क्यों नहीं रहा है ये भाई साहब, हाँ अब चला ना। तो अब देखो हमारे पास हो गया ए प्लस बी कॉस थीटा का, अच्छा ये थीटा है हमारा, बता दूं मैं आपको, ये भी थीटा है हमारा, बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस क्यू एस जो हमारा वो क्या है, बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है ना, अब तो बेसिक्स ही मैथमेटिक्स है, अब इसके बाद तो छोटा बच्चा भी कर लेगा, पर करना तो है हमें।
हम भी तो नन्हे मुन्ने बच्चे ही हैं। तो देखो पहले तो a का वर्ग, फिर b का वर्ग, b मतलब इस पूरे का वर्ग, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है ना। ये पूरा a, ये पूरा का पूरा b। आई होप सबको इतनी मैथमेटिक्स आती है। और ये हमारे पास b साइन थीटा का होल स्क्वायर। अच्छा मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये आपने छोटी क्लासेस में पढ़ाई है कि b के ऊपर अलग स्क्वायर लगेगा और cos के ऊपर अलग लगेगा। प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज कि cos स्क्वायर cos थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा। आई होप सबको ये बात पता है और मैं पहले बता चुका हूँ। कंफ्यूजन क्रिएट करती हैं लेकिन बच्चों को। तो ये b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos थीटा और ये प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये और ये भाई सब साथ में मिल लिए, गले मिल लिए। तो b स्क्वायर आपका कॉमन आया, अंदर आपके बच्चे का cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर वो हो जाएगा 1। तो एक छोटा सा स्टेप मैं स्किप कर रहा हूँ। तो ये हमारे पास हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है। ये हमारे पास किसका मान है, r स्क्वायर का। पर मुझे r स्क्वायर थोड़ा चाहिए था, मुझे तो r चाहिए था। तो r क्या आएगा, इस पूरे पर रूट, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, यानी उस विकर्ण की लंबाई, उस परिणामी सदिश की लंबाई वो इतनी लंबी आ रही है, ठीक है। फॉर्मूला तो बेटा ये लर्न करना पड़ेगा, देयर इज नो अदर ऑप्शन, कोई और ऑप्शन नहीं है आप लोगों के पास। ये दो स्थिति हम नहीं छोड़ेंगे, है ना। चलो हो गया। सो आई होप सबको इतनी बात क्लियर हो गई होगी। तो हमारा फॉर्मूला आ गया है, बट अभी भी एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि सदिश के लिए दो चीज़ों की जरूरत होती है। आर एक वेक्टर है, सदिश है, तो उसमें हमें परिमाण भी चाहिए, उसमें हमें दिशा भी चाहिए। परिमाण तो निकल आया, ये लिखा, बात बचती है दिशा की। तो दिशा कैसे निकलेगी, दिशा के लिए अब हमें थोड़ा सा जुगाड़ लगाना पड़ेगा। तो देखिए आप सब जुगाड़, ओके थोड़ा सा ज्ञान देखिए। अभी मैं उस डायग्राम को वापस बना रहा हूँ। बोले सर कितनी बार बनाओगे, ओके, ओ पी क्यू आर और ये एस, ये थीटा, ये हमारा ये पूरा जो है वो थीटा। अच्छा हमने पीछे गड़बड़ लिख दी, हमने इसे कैसे थीटा लिख दिया, थीटा तो ना है। थोड़ा सा रब करें, मेरे दिमाग में एकदम से आया, ये थीटा थोड़ी ना है, ये है ना थीटा, ये तो पूरा एंगल था, वो थीटा था। अच्छा कुछ बच्चे बोलते हैं सर येलो कलर दिखता नहीं है, तो देख लो भाई, भाई मेरे को कुछ और के साथ वो करना पड़ेगा। तो अब हमें क्या करना है, ये ए है हमारा, ये बी है हमारा, ये हमारा आर है। तो इसकी दिशा चाहिए। दिशा मतलब किसी भी एक के साथ कोण। अगर मैं किसी भी एक के साथ इसका कोण निकाल दूं, जैसे मान लो मैंने बोला कि ये ए के साथ अल्फा कोण बना रहा है, अल्फा फाई, जिसमें आप कंफर्टेबल हो बनाओ। अगर आपको अल्फा अच्छा नहीं लगता ना, फाई लिख दो, वो अच्छा नहीं लगता थीटा 1 लिख दो, और कुछ अच्छा लगता हो, जो कोण आपको पसंद आता वो लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमें इस अल्फा का मान निकालना। अल्फा क्यों, क्योंकि इसकी दिशा चाहिए। तो दिशा या तो आप इसकी बी के साथ दोगे या तो फिर ए के साथ दोगे। तो मैंने मान लिया कि मैं ए के साथ निकाल रहा हूं, अब बी के साथ भी निकाल सकते हो। अगर मैंने ए के साथ अल्फा निकाली तो बी के साथ कितनी हो जाएगी, थीटा माइनस अल्फा, ठीक है, सिंपल सी बात है, वो मैं भी आपको बता दूंगा। तो मैं ए के साथ इसका कोण निकाल रहा हूं, तो अगर मैं इसका ए के साथ कोण निकाल लूंगा तो मुझे इसकी दिशा पता चल जाएगी। तो देखो कैसे पता करेंगे, तो भी अल्फा चाहिए, बहुत आसान। ये बड़ा वाला आपको दिख रहा होगा त्रिभुज, वही समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में ये वाला मान हमारा कितनी बार लिख दिया मैंने, बी कॉस थीटा, अब तो रट ही गया होगा आप लोगों को, नहीं, और ये हमारा बी साइन थीटा। तो इस बड़े वाले त्रिभुज में अगर मुझे अल्फा चाहिए तो अल्फा के लिए सबसे इजी चीज होती है जो है हमारा वो टेन थीटा। क्यों, क्योंकि आधार तुम्हें पता है, लंब तुम्हें पता है, पता तो कर्ण भी है, लेकिन कर्ण बहुत खतरनाक है। वो खतरनाक कर्ण तो भाई साहब बहुत और भयानक बना देगा चीज़ों को। तो हम आधार को और लंब को ले लेते हैं। तो लंब और आधार में रिलेशन कॉट भी देता है, टेन भी देता है, और हम तो टेन के साथ ज़्यादा फेमिलियर हैं, और कोण के लिए जनरली हम टेन का ही यूज़ करते हैं, इसलिए हम यहाँ पे टेन अल्फा यूज़ करेंगे। तो देखो टेन अल्फा, ये हम क्या निकाल रहे हैं, दिशा, है ना, हम परिणामी की दिशा निकाल रहे हैं। पहले अपन ने क्या निकाला था, उसका परिमाण मतलब मैग्नीट्यूड, इतना लिखो शॉर्ट है, सही है ना, और ये हमारी डायरेक्शन,
डायरेक्शन को भी शॉर्ट में DIR लिख रहा हूँ ना, DIR मतलब डायरेक्शन, DR ऐसे मैं सोच रहा हूँ, मुझे स्पेलिंग नहीं आती मेरे को। तो tan अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, लंब बट्टा आधार। तो लंब भाई साहब कौन है, ये लंबे भाई साहब है QS, और आधार है हमारे पास OS। अगेन QS तो QS ही है, OS को हम OA प्लस BS लिख सकते हैं। तो QS कितना, B साइन थीटा, और OS जो है टुकड़े करके लिखे हैं मैंने, A प्लस B कॉस थीटा। ये आ गया हमारे पास tan अल्फा का मान। ये फॉर्मूला करना पड़ेगा, नो अदर ऑप्शन, लर्न तो करना पड़ेगा। कोशिश करूंगा कम से कम लगेज आपको एग्जाम में लेके जाना पड़े, पर कुछ चीजें जो हैं, कुछ फॉर्मूले हैं वो लर्न करना पड़ेगा। जैसे मैं बोल रहा हूँ बल F बराबर ma होता ही है, कुछ कर भी नहीं सकते उसके लिए, लर्न करना है तो करना ही पड़ेगा, कोई और ऑल्टरनेटिव ही नहीं है उसका, ठीक है। तो tan अल्फा इज इक्वल टू B साइन थीटा अपॉन A प्लस B कॉस थीटा, ये हमारा फॉर्मूला आ गया, ये हमारे अल्फा का मान है। तो अगर हमें कोई कोण दिशा बोले तो हम ध्यान रखिएगा, आप लोगों ने पढ़ा नहीं है लेकिन हम इसको बोलते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। तो ये tan भाई साहब जब उधर जाएंगे ना तो इसका इनवर्स हो जाएगा। जैसे कहीं लिखा है ना, जैसे मान लो लिखा है tan थीटा इज इक्वल्स टू, मान लो कहीं मान लिखा है इसका √3, तो अगर मुझे थीटा निकालना है तो किसके बराबर हो जाएगा, tan इनवर्स √3। और आप सबको पता है √3 कहाँ पे आता है, 60 डिग्री पे आता है, तो आपको उसका मान हो जाएगा थीटा बराबर 60 डिग्री। लेकिन कोशिश करना है रेडियन में लिखना है, इसलिए π/3, ठीक है, ऐसा कुछ। तो हमारे पास हो जाएगा tan इनवर्स, ये भाई साहब उधर जाएंगे तो ये पूरे के ऊपर आ जाएंगे, यानी B साइन थीटा अपॉन A प्लस B कॉस थीटा, ठीक है। ये हमारा रिलेशन आ गया। जब तक प्रश्न नहीं कराऊंगा ना तब तक मजा नहीं आएगा, फील नहीं आएगा, तो कराएंगे। उससे पहले यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आएगी, वो मैं आपको पहले बता देता हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ थोड़ा सा फोकस्ड होके सुनना। NCERT में भी दी हुई है, उसको अपन बोलते हैं लामीज थ्योरम, लामीज प्रमेय, नाम से नहीं दिया है लेकिन इससे वही आती है। लामीज थ्योरम एक्चुअली इसी से निकल गई। कैसे निकल गई मैं आपको समझाता हूँ। पहले इस पिक्चर पे आता हूँ, इस पिक्चर से हो जाएगा हमारा काम, तो ध्यान से सुनना क्योंकि मैं वापस बनाने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, इतनी बार डायग्राम बना दिया मैंने। अरे कहाँ गए ऑप्शन, इतना ऑप्शन होने तपा रखा है। हाँ, तो हमने क्या करना है, हमने दो चीज़ें करनी है। हमने सबसे पहले एक त्रिभुज लेना है बड़ा वाला। अच्छा, इसने इसको बीटा दिया, हमने इसको अल्फा दिया, डजेंट मैटर, तो मैं इसको अल्फा ही लिख देता हूँ, है ना, हमने इसको अल्फा ही माना, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, मैंने क्या करा, इसको अल्फा बोला और दूसरे एंगल को मैंने नाम दे दिया बीटा, यानी एक्स अक्ष ए के साथ ये बना रहा है अल्फा और बी के साथ ये बना रहा है बीटा, और अल्फा प्लस बीटा थीटा के बराबर होगा। अच्छा, एक चीज़ और, अभी मैंने आपको जो कोण बताया वो सिर्फ किसके साथ बताया, ऑब्वियसली सिर्फ ए के साथ। अगर कोई बी के साथ पूछ ले तो हमारा जो ए के साथ कोण आया उसको थीटा में से माइनस कर देना। मान लो जैसे ए और बीच में 60 डिग्री का कोण था, ठीक है ना, और मान लो जो कोण आया हमारा वो 45 डिग्री का आया ए के साथ, तो बी के साथ कितना आएगा, 15 डिग्री, सिंपल, ठीक है। थीटा में से हम इस वैल्यू को माइनस कर देंगे, मतलब ये जो हमारा बीटा है ना, मैं आपको बता देता हूँ फिर आप बड़े कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये अगर हम बीटा मान के चल रहे हैं तो बीटा का मान किसके इक्वल हो जाएगा, थीटा माइनस अल्फा, ठीक है ना। अल्फा की वैल्यू पूरी की पूरी आप यहाँ पे छाप देना, ठीक है। चलो, तो हम थोड़ा वापस आ जाते हैं इस पे। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें एक छोटा सा रिलेशन निकालना है। किस किस के बीच में निकालना है मैं आपको बता देता हूँ। रिलेशन निकालना हमें इस ए के बीच में और इस बी साइन थीटा के बीच में, एक छोटा सा रिलेशन यहाँ से आएगा, वो मैं आपको अभी बता रहा हूँ कैसे निकालेंगे। और एक और रिलेशन चाहिए अपने को। उससे पहले अपन क्या करेंगे, हम इस बिंदु से इस लाइन के ऊपर एक परपेंडिकुलर डालेंगे, मतलब एक लंब डालेंगे। तो लंब डालोगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा, देखो देखो ये रहा लंब, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे डायग्राम बना देना चाहिए, चलो यहाँ पे बना देता हूँ मैं। मुझे भी ऐसा फील हो रहा है कि मेरे को मज़ा नहीं आएगा फिर, है ना, ऐसा कुछ था। ये O P Q R, यार क्या से क्या चल जाता है, S, ये हमारा। अभी हमें सिर्फ इनकी वैल्यू से मतलब है ना, एंगल वेंगल उससे मतलब नहीं कि कौन वेक्टर है, कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं, उससे मतलब नहीं है ना। तो हमारा अल्फा है, इसको हमने बीटा नाम दिया, ठीक है ना। थीटा को भी मैंने छोड़ दिया है, आप चाहो तो लिख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उस चीज़ से। और दूसरी चीज़, हाँ चलो लिख लेते हैं, थीटा ही हमारा पूरा थीटा ही है, ये भी थीटा है और ये भी थीटा ही है, ठीक है।
फिर अपने क्या करा, इस P बिंदु से इस R के ऊपर, ये हमारा R है, ये A है, ये B है, ये हमारे पास B cos थीटा है और ये हमारे पास B sin थीटा है। ठीक है ना, इतनी कहानी हम कर चुके हैं और ये हमारा B है वापस। अब हमको P से इस OQ पे एक लंब डालना है, तो ये लंब डाल देते हैं। लंब कुछ ऐसा डलेगा, आई होप सबको समझ आ रही होगी कैसे अपन ने लंब डाला है। एक वर्टेक्स से यानी एक कोने से हम दूसरी भुजा पे वर्ग लंब डाल सकते हैं, तो हम लंब डाल देते हैं। तो ये देखो R तक नाम दे दिया था, PQRS नाम दे देते हैं उसको ना, अल्फाबेट चलने दो। अब क्या करना है अपने को, एक छोटा सा काम, वो ये है। अच्छा इससे पहले एक चीज़ और, आप सबको Z बनता हुआ दिख रहा होगा, आई होप सबको दिख रहा होगा, ये Z है ना, ये दोनों क्योंकि पैरेलल है तो ये Z बनता हुआ सबको दिख रहा होगा। मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ तो आपको ज़्यादा कंफर्टेबल फील हो जाएगा। थोड़ा हाईलाइट के चक्कर में डायग्राम नहीं बर्बाद नहीं हो जाए मेरा। क्या बात है, वी डिड इट। तो ये Z बनता हुआ सबको दिख रहा होगा। तो अगर ये आपका बीटा है तो इट ऑल्सो इक्वल्स टू बीटा, एक अंतर कोण। ठीक है, तो ये भाई साहब बीटा, तो ये भाई साहब भी बीटा। अच्छा एक चीज़ और, चलो अभी अपन सोचते हैं थोड़ा आगे। एक काम करना है अपने को, वो काम ये है कि एक तो देखो ये वाला त्रिभुज लेते हैं अपन, ये बड़ा वाला OQP। तो OQP अपने को त्रिभुज लेना है, ध्यान से सुनिएगा। OPQ में हम इस कॉमन लंब का मान निकालेंगे। ठीक है, दो अलग अलग तरीके से, एक इस अल्फा का यूज करके और एक इस बीटा का यूज करके। मुझे निकालना ही कॉमन ही है। तो अगर मैं इस वाले त्रिभुज में OPT में, अगर मैं OPT में PT का मान निकालूंगा तो PT क्या है, लंब। कैसे बताओ सर, ये 90 है ना, थीटा के सामने वाला ये लंब है, सर ये कर्ण है, 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण है और ये थीटा के सामने वाला लंब है, तो इसके लिए लंब हो गया। लंब का मान कैसे निकलेगा, या लंब और कर्ण में रिलेशन कौन देगा, आप ऐसे समझ लो, साइन। तो यहाँ से अगर मैं साइन अल्फा की वैल्यू निकालूंगा, इट विल बिकम PT अपॉन, इसका कर्ण कौन है, इन भाई साहब का कर्ण है ये OP। तो देखो PT हमें निकालना ही था और OP हमें पता है A। तो यहाँ से देखो PT कितना है हमारे पास, A साइन अल्फा। आई होप सबको इतनी बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, इसी तरीके से इस वाले त्रिभुज में भी हमें PT चाहिए। थीटा के सामने वाला वही लंब हो गया, 90 डिग्री के सामने वाला वही कर्ण हो गया। तो इस बार भी अपन सेम काम करेंगे। ये अपन ने कौन सा त्रिभुज लिया था, त्रिभुज OTP में। ठीक है ना, अब अपन लेते हैं त्रिभुज क्या PQT। ठीक है ना, PQT के अंदर देखो साइन बीटा निकलेगा इस बार, क्योंकि बीटा एंगल है। साइन बीटा इक्वल्स टू लंब कौन है भाई साहब, PT, और कर्ण कौन है हमारा ये PS। ठीक है ना, इससे जो रिलेशन आएगा वो काम का है। तो PT तो PT है और ये B है। तो हमारे पास देखो PT का मान क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया B साइन बीटा। आई होप इतना सबको क्लियर हो गया होगा। तो दो चीज़ें आई हमारे पास, एक तो PT यहाँ से आया और एक यहाँ से आया। ठीक है, ये समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है। समीकरण 1 और 2 से हम कह सकते हैं कि A साइन कहाँ गया, अल्फा बराबर B साइन बीटा। ये रिलेशन काफ़ी काम का है, अभी अपन यूज़ करेंगे। तो ये हमारा रिलेशन आया। ठीक है, अब अपने को लेना है ये दूसरा त्रिभुज। कौन कौन से दो त्रिभुज दिख रहे होंगे, एक तो ये बड़ा वाला OQS ये वाला, और एक ये PQS। दोनों में कॉमन चीज क्या है, ये लंब। तो सेम अपने को वापस लंब निकालना है। ठीक है, तो इस बड़े वाले त्रिभुज की बात करता हूं मैं, OQS। तो त्रिभुज OQS में देखो, अगर मुझे QS चाहिए तो आई थिंक मैं अब थोड़ा डायरेक्ट लिख सकता हूँ ना। तो देखो QS हमारे पास सीधा सीधा कितना आएगा, क्योंकि QS लंब है तो वो हमेशा कर्ण गुणा साइन के इक्वली आता है, साइन और जो भी एंगल दे रखा है। ठीक है, तो लंब इस बार हमारे पास कर्ण कौन है, R। तो इस बार आ जाएगा हमारे पास R साइन अल्फा। ठीक है ना, इस बड़े वाले त्रिभुज के बारे में बात कर रहा हूँ। आई होप सबको समझ आ गया होगा कि मैंने कैसे निकाला है। ये इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अभी इस छोटे वाले त्रिभुज के बारे में बात करता हूँ मैं, PQS, क्योंकि इसमें भी QS आ रहा है। बेसिकली जो कॉमन चीज है ना, जो कॉमन लंब है, जो घनिष्ठ लंब है, वो हम निकाल रहे हैं ताकि अपने को एक रिलेशन मिल जाए। त्रिभुज PQS में, त्रिभुज PQS में देखो क्या आ रहा है, QS का मान देखो क्या आएगा, हमारे पास आ जाएगा B साइन
थीटा। ठीक है, हमारे पास आ गया b साइन थीटा। आई होप इतनी बात सबको क्लियर हो गई होगी यहाँ तक। आई होप मैंने कोई मिस्टेक ना करी हो। चलो तो ठीक है, मिस्टेक तो मैंने कोई दिख नहीं रही मुझे भी। ठीक है, सही है, कहानी सही चल रही है। अब हमें क्या करना है, अब हमें वापस वही इन दोनों को कोरिलेट करना है। तो कोरिलेट करने से हमारे पास एक वैल्यू आई, इक्वेशन नंबर इसको 4 डाल देते हैं। तो हम बोल सकते हैं r साइन अल्फा बराबर b साइन थीटा। ठीक है, तो ये वाला हमारे पास रिलेशन आ गया। तो यहाँ तक तो कहानी हमारी बिल्कुल सही चल रही है। ये हमारी एक इक्वेशन आ गई। अब इन दोनों इक्वेशन को बराबर कैसे करें, तो अपने को थोड़ा सा एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। इस इक्वेशन को मैं थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख रहा हूँ। देखो तो इस इक्वेशन को मैं कैसे लिख रहा हूँ, इसको मैं लिख देता हूँ a, इसके साथ आ गया हमारा पास साइन बीटा अपॉन में इज इक्वल्स टू, ये वाला जो है हमारा b के नीचे हमारे पास आ जाएगा साइन अल्फा। मतलब मैंने कुछ नहीं, जो साइन वाली टर्म है ना उसको नीचे लिख दिया। ठीक है, नहीं हमारे पास हो गया साइन अल्फा। ठीक है, इस तरीके से इसी इक्वेशन को मैंने लिखा। r के नीचे कौन आ रहा है, हमारी साइन थीटा भाई साहब, और ऐसे हमारे पास b जो है उसके नीचे हमारे पास आ रहा है साइन अल्फा भाई साहब। तो क्योंकि देखो ये दोनों इक्वेशन में साइन b साइन अल्फा जो कॉमन है, तो फ्रॉम दीज टू रिलेशंस, इन दोनों संबंधों से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि a अपॉन साइन बीटा बराबर b अपॉन साइन अल्फा बराबर r अपॉन साइन थीटा होता है। आई होप सबको ये रिलेशन क्लियर हो गया होगा, कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं होगी। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, तो आप सबको लर्न होना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब इसको अपने को रिलेशन को यूज़ करना है। तो ये एक्चुअली है क्या, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, अगर इस वेक्टर ये जो हमारा बी वेक्टर है अपनी जगह है, ए वेक्टर हमारा अपनी जगह है, और ये जो हमारा आर वेक्टर है वो अपनी जगह है। एक्चुअली अब क्या करते हैं, लामीज़ थ्योरम क्या बोलती है, मैं आपको इसका शॉर्टकट समझाता हूँ। क्या है इस लामीज़ थ्योरम का शॉर्टकट, और यहाँ पे कैसे निकल रहा है। देखो, ये बोलता है कि अगर हमारे पास कोई बिंदु है और इस बिंदु पर 3 सदिश है, मान लो एक सदिश ये रहा ए वेक्टर, एक सदिश ये रहा बी वेक्टर, और मान लो एक सदिश हमारा सी वेक्टर, तीनों के तीनों एक ही बिंदु पर कार्यरत है। ठीक है ना, 3 वेक्टर हो गए हमारे पास। मान लो इसके सामने वाला कौन है हमारे पास अल्फा, इसके सामने वाला कौन है हमारे पास बीटा, और इन सी के सामने वाला जो कौन है उसको अपन बोल देते हैं गामा। दिस इज कॉल्ड गामा। गामा का सिंबल है। आप अल्फा बीटा गामा में कंफर्टेबल नहीं हो, आप ए बी सी लिख दो, कोई इशू नहीं। स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी चलेगा। कौन रिजल्ट से मतलब है कि ए जो सदिश है और उसके सामने वाला जो कौन है उसका साइन, ऐसे ही बी और उसके सामने वाला जो कौन है उसका साइन, और जो सी है उसके सामने वाला जो साइन है, इन तीनों का जो इस तरीके का जो रेशियो होता है उसी को अपन बोलते हैं लामीज़ थ्योरम, लामी की प्रमेय। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है ना, हो सकता है जैसे किसी वस्तु पर, जैसे मान लो बल ऐसे तरीके से लग रहा है ना, बोलो एक बल यहाँ लग रहा है, एक बल यहाँ लग रहा है, और मान लो एक बल यहाँ लग रहा है, कैसे भी लग सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। अभी तुम्हें पता है, मान लो कि है ना, अभी जैसे ये F1 है, ये F2 है, और ये F3 है। अपन करेंगे आगे क्वेश्चंस, तो काफ़ी हेल्प करेगा ये। थ्योरम आपको लर्न करनी है, मेन थ्योरम है। ठीक है ना, बस जो भी आपको दे रखा है सदिश और उसके सामने वाले कोण का साइन उसके डिवाइड में डाल देना, बस इतना सा करना है। तो जैसे ये 3 बल है, तो इसको अगर आप एक बिंदु पर केंद्रित करोगे तो हमारे पास F1 आ जाएगा, ये हमारे पास F2 आ जाएगा, और ये हमारे पास F3 आ जाएगा। ठीक है ना, इस तरीके से अपन करेंगे। कोण अपने को यहाँ पे कुछ ना कुछ दे ही रखा होगा, तो घबराने वाली बात नहीं। जैसे यहाँ पे कुछ कोण दे रखा है, यहाँ पे उसने कुछ कोण दे रखा है, इसके साथ उसने कुछ कोण दे रखा है ना, तो इस तरीके से अपन कोण का मान भी निकाल लेंगे, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। जैसे इस केस में हमें ये कोण पता है, ये पता है, और इस वाले केस में ये पता है, तो बाकी में निकल जाएंगे, ऐसा कोई लोड लेने वाली बात नहीं है। ये पता है, ये पता है, तो 180 में से माइनस कर लेंगे, ये पता है तो उसको 180 में से माइनस कर लेंगे। तो वो जब मैं कराऊंगा तब अपन सीखेंगे। अभी हम सिर्फ ये समझने की कोशिश करें कि लामीज़ थ्योरम होता क्या है, ठीक है ना, और कैसे काम करता है। तो अगर आपके सदिश दूर दूर भी हैं, क्योंकि फ्री वेक्टर्स हैं, मुक्त सदिश हैं, तो आप उनको यूज करवा सकते हो। जब मैं इसका क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। अभी सिर्फ ये स्टेटमेंट आपको फिट कर लेना है यहाँ पे बस। अभी देखो, अभी कुछ स्पेशल केसेस हमने जो पढ़ा हमने लास्ट में, कि हमारा जो परिणामी है वो क्या आ रहा था, हमारा परिणामी हमारा है r बराबर रूट में a² + b² +
2ab cos थीटा, ये हमारा आया रिलेशन, और हमारी दिशा जो है अल्फा के रूप में अपन ने निकाली, वो हमारे पास आई tan इनवर्स b sin थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है ना, ये रिलेशन आया हमारे पास। ठीक है, ये अपन ने निकाल लिया। अब इसकी कुछ स्पेशल केसेस है। पहला स्पेशल केस काफी इंपॉर्टेंट है, सारे स्पेशल केस, तो स्पेशल केस नंबर 1। पहला स्पेशल केस देखो क्या बोलता है, अगर मैं बोलूं कि दोनों सदिश एक दूसरे के लंबवत है, तो ये पहला ये दूसरा, तो थीटा का मान कितना हो जाएगा 90। उस केस में लास्ट वाली टर्म गई, उड़ गई तो क्या होगा, देखो आर ऐसा कुछ आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और कोण में भी भाई साहब ऐसे कुछ हो जाएगा, अल्फा बराबर tan इनवर्स बी साइन 90 का मान 1 होता है अपॉन बी कॉस 90 का मान 0, तो सिर्फ इतना आ जाएगा। तो ये पहला इसका एक स्पेशल केस, मैंने कुछ एंगल वेंगल। अभी इसका मुझे निकालना बेटा अधिकतम मान। आर का अधिकतम मान कब होगा, जब दोनों सेम दिशा में हो। जब दोनों सेम दिशा में होंगे तो सीधे सीधे जुड़ जाएंगे। मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, ए ये रहा और बी भी इसी की दिशा में, तो दोनों के बीच में कोण कितना बन रहा है, जब दोनों सदिश एक ही दिशा में तो कोण बनेगा 0 डिग्री। जब कोण 0 हो गया तो देखो क्या होगा, आर बराबर कितना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 0। आई होप सब 10th पढ़कर आए हैं, तो cos 0 का मान सबको पता है कि 1 होता है। ठीक है, तो देखो अब आपको सबको दिख रहा होगा कि पूरी की पूरी a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बन गई। यानी r का मान हमें मिला a प्लस बी का होल स्क्वायर, और उसके बाहर लगा रूट। यानी देखो दोनों जुड़ गए ना सीधे सीधे, ये तो मैंने आपको बोला था। और आप दिशा भी निकालोगे तो दोनों की दिशा सेम ही आएगी, मतलब जिसमें थे उसी दिशा में आएंगे। तो देखो tan इनवर्स अल्फा निकाले ना अपन सीधा सीधा, तो कितना आ जाएगा हमारे पास b साइन थीटा मतलब हो गया 0। अब ऊपर ही 0 हो गया तो नीचे तो कुछ बचा ही नहीं, फिर वैसे फॉर्मेलिटी के लिख देता हूँ, बाकी कोई सेंस नहीं है। ठीक है ना, तो इसका मान हमारे पास हो गया tan इनवर्स 0, और tan इनवर्स 0 का मान 0 पे 0 ही होता है, मतलब 0 डिग्री का कोण बनेगा दोनों के परिणामी के बीच में और a के बीच में। तो देखो परिणामी हमारा इनका मतलब इसी दिशा में आएगा, यानी कुछ ऐसी कहानी होगी कि परिणामी आएगा हमारे पास इसी दिशा में, और उसका मान जो है वो सीधा सीधा a प्लस बी के बराबर आएगा, उसका परिमाण भी और उनकी दिशा भी, इसलिए मैंने सीधा सीधा वेक्टर लगाया। ठीक है ना, इसका न्यूनतम मान कब होगा, मिनिमम वैल्यू कब होगी, जब भाई साइन थीटा के मान पे चले जाओ आप, साइन थीटा का अधिकतम मान होता है 1 और न्यूनतम मान होता है -1। तो जब हमारे कॉस थीटा का मान जो है गलती से मैंने साइन थीटा बोल दिया, कॉस थीटा का न्यूनतम मान -1 होता है और अधिकतम मान +1 होता है। साइन के लिए भी बात वैसे वैलिड है, पर हमें तो कॉस से मतलब है। तो न्यूनतम मान अपन ने देख लिया। अच्छा 0 के लिए अपने को वो करना, हाँ तो अधिकतम मान हमारा आ गया इसके ऊपर 0 के ऊपर, और न्यूनतम मान जो हमारा -1 वो आता है 180 डिग्री के कोण पर। दूसरा केस क्या हो सकता है, मतलब तीसरा जो भी हम पढ़ रहे हैं शायद तीसरा ही है। तो जब थीटा का मान कितना हो 180 का मतलब है a यहाँ और b यहाँ। ठीक है, तो दोनों के बीच में कोण बनेगा 180 का। ठीक है, तो उस केस में देखो हमारा जो r है वो कितना आ जाएगा, रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 180। और आप सबको मैंने भी उस दिन भी बोला था पहले की वीडियोस में भी कि याद करना है cos 180 हमेशा -1 होता है। तो देखो इस बार हमारे पास आ जाएगा कुछ ऐसा a माइनस बी का होल स्क्वायर। आई होप सबको समझ आया होगा कि कैसे आया, है ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आइडेंटिटी बन गई। यानी r का मान कितना हो गया हमारे पास a माइनस बी। और आप ऐसे ही अल्फा भी निकाल सकते हो, tan इनवर्स अल्फा, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। चलो मैं निकाल देता हूँ, tan इनवर्स अल्फा ऊपर आ जाएगा साइन 180 b प्लस बी इंटू साइन 180 अपॉन a प्लस बी कॉस 180। साइन 180 का मान वापस 0 होता है, मैंने आपको पहले ही बता रखा है। तो इस बार आपको अल्फा वापस क्या मिल जाएगा 0। यानी जो भी सदिश बड़ा होगा ना, मान लो a बड़ा है b छोटा है तो a की दिशा में आ जाएगा परिणामी, b बड़ा है a छोटा है तो फिर b की दिशा में आ जाएगा, जो भी बड़ा होगा उसकी दिशा में आ जाएगा। ठीक है,
तो ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दी, जितनी भी इम्पॉर्टेंट थी, जितनी भी कोरिलेटेड थी हमारे इस टॉपिक से, मतलब जो है समानांतर चतुर्भुज का नियम से। अब हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जब तक क्वेश्चंस नहीं करेंगे ना फील नहीं आएगा। तो क्वेश्चन करते हैं। देखो, तो यदि दो सदिश ए व बी का परिमाण समान है, परिमाण का मतलब है कि जो परिमाण ए का है वही बी का भी है, यानी हम ऐसा बोल सकते हैं कि ए और बी आपस में बराबर है। सिर्फ परिमाण, दिशाओं के बारे में उसने कुछ नहीं बोला। तो इनके मध्य का कोण निकालना है, मतलब थीटा निकालना है। ठीक है, तो अगर हमें परिमाण पता है, अच्छा सॉरी, इसके अलावा ये भी लिखा है कि इनका परिणामी इनके बराबर ही है। इनका परिमाण यानी ये खुद भी परिणामी के बराबर ही है, मतलब ये आर के बराबर ही है खुद भी, मतलब ए बी और आर तीनों ही बराबर है। और हमें कोण चाहिए इनके मध्य, तो हमें थीटा का मान निकालना है। ठीक है, देखो हमने आर पढ़ा था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो यहाँ से हमें बस थीटा चाहिए, बाकी सब तुम्हें पता ही है। तो देखो ये a है, ये b है और r है, तीनों बराबर है, तो इसको कुछ और ही नाम दे दो। मैं बोल देता हूँ, चलो p बोल देते हैं, मान लिया कि सब p के बराबर है ना। एक कॉमन तो देना पड़ेगा, ये तो यहाँ पे भी a ऐसा लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ना। तो देखो r की जगह भी p आ गया, इसमें भी हमारे पास p आ गया, इस पे भी p आ गया, इस पे भी हमारे पास 2pp और एक cos थीटा आ गया। अभी भाई रूट तो हटाना पड़ेगा, रूट गड़बड़ कर रहा है, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, दोनों तरफ वर्ग कर दो। यहाँ पे हो गया 2p स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर कॉस थीटा। ठीक है, अभी देखो ये भाई साहब उधर जाएंगे, हो जाएंगे माइनस का p स्क्वायर। कैसे हुआ, p स्क्वायर में से 2p स्क्वायर गया तो बचा माइनस का p स्क्वायर बराबर 2p स्क्वायर कॉस थीटा। ये हमारा p स्क्वायर से p स्क्वायर कटा, लेकिन यहाँ पे माइनस 1 बचेगा, ऐसा नहीं जीरो लिख दो आप, फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो देखो हमारे पास आ गया माइनस का 1/2 बराबर कॉस थीटा। आप सबको मैंने बता रखा है, याद करवा रखा है कि कॉस थीटा का मान -1/2 120 डिग्री पे होता है। हमारा उत्तर आ जाएगा थीटा का मान 120 डिग्री। ठीक है, यानी उन दोनों के बीच में कुछ ऐसी कहानी रही होगी, ये ए, ये आपका बी, और इनका परिणामी भी कुछ ऐसा आया होगा। ठीक है, कुछ ऐसी कहानी रही होगी। ठीक है, आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन के अंदर उसने बोला ए बी और परिणामी तीनों ही बराबर थे, कर दिए। चलो अब चलते हैं आगे। अभी देखो हमारा है, यदि दो सदिश ए व बी का परिमाण इतना और इतना है और इनके बीच में कोण इतना है, तो परिणामी व ए के मध्य कोण, मतलब ये तो अपन से आर पूछ रहा है और ये ए के साथ कोण बना रहा है, मतलब अल्फा पूछ रहा है। मतलब सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसमें, फिर सीधा सीधा फॉर्मूला रखना है, कुछ भी नहीं, 1% का भी, रत्ती भर का भी कुछ भी गड़बड़ ही नहीं इसमें। तो ये आप लोगों का, चलो मैं ही करवा देता हूँ, मैं होमवर्क दूंगा फिर आप लोग करोगे। चलो नेक्स्ट क्लास से होमवर्क भी देंगे। ए का परिमाण 10 है, बी का 5 है और थीटा का मान 120 डिग्री है। ठीक है, और आर आपको निकालना है और आपको अल्फा निकालना है। तो मैं आपके लिए ऐसा करता हूँ, आर निकाल देता हूँ, कौन आप निकालेंगे खुद। तो देखो आर जो हमारे पास, उसका मान हो गया वही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। मैं फॉर्मूला वापस नहीं लिख रहा हूँ। तो पहले हमारे पास आएगा 10 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर और प्लस 2, 10 × 5 और कॉस 120। ठीक है, तो कोई मुश्किल काम तो है नहीं। 10 का वर्ग 100 प्लस 25 प्लस 10 × 5 × 10, ये हो गया हमारे पास 100। ठीक है, गुणा इसका मान माइनस का 1/2, ये हो गया 50। 50 × -1 हो गया माइनस का 50। तो 125 में से 50 माइनस कर दो, बचेगा 75। ठीक है, तो 75 75 को हम लिख सकते हैं 5√3। तो ये उत्तर आ गया हमारा। ठीक है, कुछ भी नहीं लिखा मात्रक, देखो मैंने लिखा है ना, क्वेश्चन में भी मात्रक लिखा, तो आपको भी यहाँ पे सिर्फ लिखना है 5√3 मात्रक, ये इसका उत्तर है। इसका जो अल्फा है वो आप लोगों का होमवर्क आप खुद करेंगे, जो आंसर आएगा उसको आप कमेंट करोगे, जो भी आपका आ रहा है आंसर उसको आप कमेंट करोगे, उसको आपको कमेंट करना है कि आपका अल्फा का मान क्या आया इस क्वेश्चन के लिए। चलो फिर अपन चलते हैं आगे। अच्छा 30 पे छोड़ी थी हमने, ओहो। चलो एनसीईआरटी का बहुत अच्छा और बहुत सुंदर प्रश्न है ये, एक नंबर प्रॉब्लम है। ठीक है सच कुछ भी नहीं, बहुत ईजी है पर हो जाएगा। तो ये देखो हमारा एक प्यारा सा चुन्नू मुन्नू
किसी दिन वर्षा ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर 25 मीटर प्रति सेकंड की ओर हो रही है। पहले तो कुछ बच्चों को उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम नहीं पता होते, तो ये नीचे है, ये हमारा दक्षिण, ये हमारा पश्चिम, ये पूरब और ये उत्तर। ठीक है, तो वर्षा नीचे की तरफ हो रही है 35 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, तो ये नीचे हो गई वर्षा 35 मीटर प्रति सेकंड। तो हमारा चुन्नू, इसका नाम है चुन्नू, है ना, इस बच्चे का नाम है चुन्नू, चुन्नू मुन्नू वाला चुन्नू। तो ये चुन्नू जो है बरसात में चल रहा है और बारिश नीचे की तरफ हो रही है 35 मीटर प्रति सेकंड से, और हवा जो है पश्चिम की ओर 12 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, यानी पश्चिम मतलब इधर 12 मीटर प्रति सेकंड के वेग से हो रही है। अभी होती है ना बारिश के साथ साथ हवा भी बहती है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि दिशा जो है ना हवा बारिश की वो चेंज हो जाती है, मतलब वो सीधी पड़ने के बजाय ऐसे टेढ़ी पड़ती है। तो ये चुन्नू भैया ऐसे छतरी लेके खड़े हैं, तो वो ये बोल रहा है कि छतरी को किस दिशा में पकड़ी है, मतलब कितने कोण पे पकड़े कि उसको बरसात ना लगे। तो यही बोला उसने कि बस स्टैंड पर खड़े एक व्यक्ति को अपनी छतरी किस दिशा में पकड़नी चाहिए। तो चुन्नू तो हम मान लेते बस स्टैंड पर नहीं कर रहा, मान लो खड़ा ही है, तो किस दिशा में उसको छतरी रखनी चाहिए, मतलब हमसे ही कोण पूछ रहा है। अब आप कोण जो है वो वर्टिकल के साथ भी बना सकते हो, और आप इसका मतलब इसका ऊर्ध्वाधर के साथ भी कोण निकाल सकते हो, और आप जो है क्षैतिज के साथ भी निकाल सकते हो। वैसे कायदे से तो आपको ऊर्ध्वाधर के साथ निकालना चाहिए, क्योंकि छतरी ऐसे है, तो आप पूछ रहे हो कोण किस दिशा में रखनी चाहिए छतरी, तो ऐसे तो रखोगे छतरी को। अपने कोण किसके साथ बनाया, ऊर्ध्वाधर के साथ, तो हम ऊर्ध्वाधर वाला कोण निकाल देते हैं, तो कोई मुश्किल काम नहीं है। ये हमारा देखो एक हो गया 12, एक हो गया हमारा ये 35, मैं वो नहीं लिख रहा हूँ, चलो यूनिट लिख देते हैं। दोनों के बीच में कोण कितना बन रहा है, ऑब्वियसली 90 डिग्री, और आपको ये कोण निकालना है। मैं इसको अल्फा बोल देता हूँ जैसा हम मानते हैं, ठीक है। परिणामी तो इसने पूछा ही नहीं अपन से, तो अल्फा निकालने के लिए अपन क्या यूज करते हैं, tan इनवर्स। अच्छा ध्यान रखना, अगर मैंने अल्फा निकाला तो मतलब ये a हुआ और ये भाई साहब b हुए, तो देखो क्या होता है फॉर्मूला, b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा, ठीक है। ओके, तो ये देखो हमारे, और रूट कैसे लिख दिया मैंने भावनाओं में बहते बहते, हाँ तो ब्रैकेट बनाना था मेरे को, ठीक है। तो देखो tan इनवर्स एज इट इज, b का मान देखो कितना है 12 साइन थीटा, थीटा कितना है 90, तो ये हो गया साइन 90 अपॉन a का मान कितना है 35 प्लस b का, b रख दो यार, ऐसे रखने का कोई सेंस नहीं है क्योंकि cos 90 जीरो हो ही जाएगा, फिर भी रखेंगे 12 और cos 90, तो cos 90 भाई साहब तो हो गया जीरो, ठीक है। तो इसके बाद मैं यहाँ कर देता हूँ tan इनवर्स 12 अपॉन 35, ठीक है। अब हमें इसका कोई मान नहीं पता तो हम इतना लिख करके छोड़ देंगे। अब एनसीईआरटी में इसका उत्तर लिखा हुआ है क्योंकि उन्होंने कैलकुलेटर का यूज करा है, और एग्जाम में क्योंकि हमारे पास कैलकुलेटर नहीं होगा इसलिए हम इतना से लिख के छोड़ देंगे। तो कोई मुश्किल काम नहीं था, बहुत आसान था। अगर वो आपसे पूछ लेता कि यार ना वर्षा किस दिशा में हो रही है और कितने वेग से हो रही है, ये भी पूछ लेता, तो आप कुछ नहीं करते, फिर इसका आर वाला जो फॉर्मूला था वो लगा देते, ठीक है। उसमें देखो क्योंकि थीटा का मान 90 है, थर्ड वाली टर्म चली जाती, तो सिर्फ इसका वर्ग और इसका वर्ग आता। तो आई होप सबको इतनी बात क्लियर हो गई होगी, अगर पूछता तो, लेकिन पूछा नहीं है उसने। ओके चलो, ये हमारा आज का लास्ट, अच्छा एक सदिशों का व्यवकलन हमने और डाला है क्या इसमें, चलो कोई बात नहीं। तो ये हमारा एक अच्छा क्वेश्चन है, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। डायग्राम मैंने बहुत सोच के डाला इसके अंदर। तो एक मोटर बोट उत्तर की ओर 35 मीटर प्रति सेकंड से चल रही है। वापस मैं बता दूं, ये उत्तर है, ये पूरब है, ये पश्चिम है और ये दक्षिण है, ठीक है। ये हमने ऐसे दिशा सूचक केंद्र जैसा कुछ लगाया है। तो 25 किलोमीटर प्रति की वेग से ऊपर चल रही है, ये 25 किलोमीटर प्रति सेकंड के उत्तर से चल रही है हमारी कौन, बोट, ऐसे। अभी हुआ क्या, नदी में धारा का वेग जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, और जलधारा जो है वो दक्षिण से पूरब की ओर, ध्यान से समझना, दक्षिण से पूरब की ओर। तो पहले दक्षिण से पूरब लेना है, तो दक्षिण से पूरब के साथ 60 डिग्री का कोण बनाते हो बह रही, यानी ये कोण 60 डिग्री है, और हमारा ये इधर है, तो मैं दूसरा कलर ले लेता हूं, हाँ ये हमारा जहां पे हमारी बोट जा रही है, और ये जो हमें दिशा दे रखी है किसकी, जलधारा की, जलधारा इस दिशा में है, और कितने का कोण बना रही है, दक्षिण से पूरब के साथ 60 डिग्री का, और इसका मान हमें दे रखा है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और अब अपने को वही इसका परिणामी निकालना, मतलब किस
परिणामी का वेग ज्ञात कीजिए। ठीक है, मोटर बोट के परिणामी का वेग ज्ञात करना, तो वेग निकालना अपने को, तो वेग मतलब वही सिंपल सा लॉजिक, हमने को निकालना है इनका परिणामी। तो ये 60 है, ये 180 होता है, तो आई होप सबको समझ आता है कि 120 होगा। तो परिणामी निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है, निकालोगे तो आप लोग ही। तो ये हमारे पास आएगा, देखो इसमें से किसी एक को मान लो ये हमारा, कुछ भी ले लो यार, इसको ये ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको बी ले लो, ठीक है ना। तो देखो हमारा क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, वही लगा रहा हूँ मैं। तो देखो a का मान कितना है, 10 का वर्ग प्लस 25 का वर्ग प्लस 2 इंटू 10 इंटू 25 इंटू कॉस 120। ये आप खुद सॉल्व करोगे। और अगर आपसे ये भी पूछ लेता कि किस दिशा में जा रहा है, तो भी आप निकाल सकते थे। तो मान लो मुझे a के साथ कौन निकालना है, वैसे मुझे आपको बता दूं इसी दिशा में जाएगा ये, इसने मैंने बोर्ड थोड़ी इधर रख रखी ऐसे, तो इस दिशा में जाएगा ये। उसका अगर अपने को कौन निकालना है तो इसका परिणामी कुछ इधर आएगा। मुझे कैसे पता चला, क्योंकि मैं ये कौन निकाल सकता हूँ, तो आप इस अल्फा को भी निकाल सकते हो। ध्यान रखना मैंने एस को इसलिए ही माना था ताकि मैं कौन इसके साथ निकालूं, अब ऊपर वाले के साथ निकालते तो भी चल जाता, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, फिर भी हमें पता चल जाता। तो tan इनवर्स वही सेम बी हमने किसको लिया 25 को, और ऊपर आता है साइन 120 और a, और नीचे आता है a कितना हमारे पास 10 प्लस 25 कॉस 120। अभी ध्यान से सुनो, मैं आपको सीधा सीधा बता देता हूँ, इसका मान नहीं निकलेगा क्योंकि हमें ऐसा कोई कौन पता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, लिख कर क्या था छोड़ देंगे, सिंपल, कुछ भी नहीं करेंगे, लिख करके इतना tan इनवर्स में मान छोड़ देंगे। तो ये आपका होमवर्क है, आप मुझे बताएंगे कमेंट करके कि इन दोनों का उत्तर भी क्या आया। ठीक है, मैंने आपको बता दिया, इसके बाद तो बेसिक मैथमेटिक्स लगानी है। फिर कह रहा हूँ इसका उत्तर सिर्फ tan इनवर्स की फॉर्म में आएगा। एनसीईआरटी में 90 डिग्री समथिंग कुछ कौन लिखा है, पर हम वो नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते, बिकॉज हमने इतने कॉम्प्लिकेटेड एंगल नहीं निकाल नहीं सकते, वो फिर कैलकुलेटर का यूज करके निकलते। ठीक है, आई होप सबको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। हाँ, सदिशों के व्यवकलन का क्या मतलब होता है, सदिशों के व्यवकलन का मतलब होता है उनका डिफरेंस। ये टॉपिक वैसे हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मतलब उनका डिफरेंस हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। बस मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बता दूं, ये मैंने टॉपिक क्यों डाला है। देखो जैसे ए वेक्टर था, ये बी वेक्टर था, है ना, यही बोला ना अपन ने। तो अगर ये आर वेक्टर है हमारा, तो ये किसको बताएगा, माइनस आर वेक्टर को। ऐसे ही समानांतर, अभी आप इसके अंदर चाहो तो त्रिभुज का नियम लगा सकते हो, कोई मुश्किल काम नहीं है त्रिभुज का नियम लगाना। देखो हमें करना क्या है, इसके त्रिभुज का नियम लगाने में थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगी, तो मैं आपको सिंपल से एग्जांपल से समझाता हूँ। चलो, ये ए था, ये बी था, ठीक है, और ये आपका परिणामी था आर, जो ए प्लस बी के बराबर था। तो अगर मैं इसको फ्लिप कर दूं तो ये माइनस भी हो जाएगा, तो इस बार परिणामी इस दिशा में आएगा। उस परिणामी को अपन बोलते थे मान लो R1, तो किसके बराबर हो जाएगा इस बार, दिस प्लस दिस, ओ वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर। तो हमारे पास उत्तर आ जाएगा a माइनस बी। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर हम किसी भी एक की डायरेक्शन चेंज कर देते हैं ना, किसी भी एक वेक्टर की, सदिश की, तो परिणामी जो है उसमें माइनस का साइन आ जाता है। इसको अपन बोलते हैं सदिशों का व्यवकलन। इतना ज़्यादा कोई मुश्किल टॉपिक नहीं है, ना ही कोई इंपॉर्टेंट है। बस व्यवकलन करते कैसे वो आपको आना चाहिए। x का x के साथ घटाव करते हैं, y का y के साथ, और z का z के साथ। विस्थापन में भी तो किया था, वहाँ पे भी तो अपने व्यवकलन ही किया था, तो वो ऐसे होता है। ठीक है, आई होप सबको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया, ये टॉपिक भी क्लियर हो गया होगा। तो इस क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास के लिए। और स्टे होम, स्टे सेफ, घर पे रहना है, सुरक्षित रहना है, और वीडियोस देखते रहना है, शेयर करना है, लाइक करना है और सब्सक्राइब भी करना है। चलिए, थैंक यू फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।